दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा हैप्पीनेस उत्सव आज खत्म हो रहा है और 15 दिन तक चला हैप्पीनेस उत्सव। और इस उत्सव के दौरान स्कूलों में कई गतिविधियां कराई गई। आज त्यागराज स्टेडियम में समापन समारोह हो रहा है और समारोह में मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए हैं और इस मौके पर केजरीवाल समेत दूसरे लोगों ने भी यहाँ पर ड्रम बजाया। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। शरद, कैसा रहा हैप्पीनेस उत्सव और कैसा चल रहा है समापन समारोह? समापन समारोह शुरू हुआ है। असल में 4 साल दिल्ली के अंदर जो प्रोग्राम चला है हैप्पीनेस का, तो इसी के 4 साल पूरे हुए हैं। जुलाई 2018 में ये हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू हुआ था। ये केजरीवाल सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके जरिए जो दिल्ली सरकार है वो ये दिखाती है कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा के स्तर में बदलाव किया है और किस तरह से बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी जो एजुकेशन है, उनका जो लेवल है, वो किस तरह से दिल्ली में आकर अलग होता है। उसका एक जो बड़ा फैक्टर जो दिल्ली सरकार है बताती है वो है हैप्पीनेस कार्यक्रम, जिसको 4 साल पूरे हुए हैं। तो करीब 15 दिन ये हैप्पीनेस उत्सव जो है कार्यक्रम ये चला है। इसका समापन कार्यक्रम जो है अभी हो रहा है और इसी के बिल्कुल अब जब ये खत्म हो रहा है उत्सव कार्यक्रम, तो इसी में जो अलग अलग कलाकार हैं उनको आमंत्रित किया गया था और उसी के दौरान जो है ये जो हमने दृश्य देखे जिसमें सभी टीचर्स, सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आज बुलाया गया है, इनके साथ साथ जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं वो भी ड्रम बजाते हुए दिखाई दिए और किस तरह से जो हैप्पीनेस है वो स्कूलों के अंदर पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, कैसे कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी चिंताओं को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर। तो ये सब जो है इसमें बताया जा रहा है और ये जो प्रोग्राम हुआ या जो ये ड्रम बजाया गया ये भी इसी का एक परिचायक था। शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये हैप्पीनेस उत्सव का समापन समारोह जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर छात्र हैं, स्टूडेंट, टीचर्स हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मौजूद हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार सिंगापुर नहीं जा पाए, जिसको लेकर दिल्ली के एलजी और केंद्र से जरूरी अनुमति मिलने में बहुत समय लगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। दिल्ली सरकार के बयान के मुताबिक 20 जुलाई तक सिंगापुर यात्रा की औपचारिकताओं को पूरा करना था, जबकि एलजी ने फाइल ही 21 जुलाई को लौटाई। दिल्ली सरकार के मुताबिक एलजी को यात्रा से जुड़ी फाइल 7 जून को भेजी गई थी, लेकिन करीब 1.5 महीने वो चुप बैठे रहे और 21 जुलाई को फाइल वापस लौटा दी। तब तक काफी देर हो चुकी थी और इससे साफ है कि केंद्र सरकार की मंशा सीएम केजरीवाल को दिल्ली में हुए विश्व स्तरीय कामकाज के बारे में बताने से रोकना था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार सिंगापुर नहीं जा पाए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि 7 जून को उन्होंने उपराज्यपाल को फाइल भेज दी थी, लेकिन 21 जुलाई तक वो उस फाइल पर चुप बैठे रहे और जो औपचारिकता पूरी करने की जो समय सीमा थी वो 20 जुलाई थी, जो निकल गई। इसलिए अरविंद केजरीवाल अब सिंगापुर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इससे साफ है कि केंद्र सरकार की मंशा मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में हुए विश्व स्तरीय कामकाज के बारे में बताने से रोकने की थी। केंद्र सरकार की मंशा बेशक पूरी हुई हो, लेकिन इससे देश को वैश्विक समुदाय के बीच जिस तरह से नीचा देखना पड़ा है उसके जिम्मेदार भी वही हैं। यानी केंद्र सरकार पर जो है दिल्ली सरकार जो है वो दोष दे रही है कि विश्व समुदाय के सामने जो है वो हमको जो है नीचा देखना पड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं
उनको सिंगापुर में बुलाया गया था वर्ल्ड सिटीज समिट में, लेकिन केंद्र सरकार ने जो है उनको वहाँ नहीं जाने दिया, वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी। दरअसल आपको पता ही है कि जून के शुरू में जो सिंगापुर के हाई कमिश्नर हैं साइमन वोंग, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जुलाई के आखिर और अगस्त के शुरू में होने वाले वर्ल्ड सिटीज़ समिट के लिए न्योता दिया था। अरविंद केजरीवाल ने वो न्योता स्वीकार किया था और उसके बाद उन्होंने एलजी से अनुमति मांगी थी सिंगापुर जाने के लिए, जिसको लेकर जब देरी हो रही थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और 21 जुलाई को जाकर जो उपराज्यपाल हैं उनका जवाब आया। उन्होंने ये कहा कि ये मेयर लेवल का प्रोग्राम है और जो विषय इसमें डिस्कस हो रहे हैं, जिन पे बात होनी है, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का या दिल्ली सरकार का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है, यानी कि अकेले वही नहीं हैं जो उन विषयों पर काम करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को सलाह है कि वो इस कार्यक्रम में ना जाएं। अरविंद केजरीवाल ने इस सलाह को ठुकरा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो लॉजिक है ये सही नहीं है और वो उपराज्यपाल की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और अगर यही लॉजिक जो है हर यात्रा में, हर एक जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी विदेश यात्रा में दिया जाने लगा, तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो कभी भी विदेश दौरे पर नहीं जा पाएगा। और उन्होंने ये कहा था कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और सीधे अब विदेश मंत्रालय में जो है आवेदन कर रहे हैं पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए। तो पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए विदेश मंत्रालय में अरविंद केजरीवाल ने आवेदन कर दिया था, लेकिन अब सिंगापुर की तरफ से जो है ये अपडेट आई कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की जो समय सीमा थी वो 20 जुलाई थी, यानी कि ये जो 20 जुलाई जो है समय सीमा वो तो निकल ही चुकी है। तो अब जो है अरविंद केजरीवाल आखिरकार जो वर्ल्ड सिटी समिट में उनको 1 अगस्त को दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए बुलाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने बताया था, उनका ये कहना था कि दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए हैं उनके बारे में बताने के लिए बुलाया जा रहा है। तो आखिरकार अब जो है जो पूरी जद्दोजहद चल रही थी सिंगापुर जाने के लिए, वर्ल्ड सिटी समिट में जाने के लिए, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब यहाँ से आगे ये जो दौरा है इसकी बात अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी पूरी करने की समय सीमा थी वो ख़त्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल आखिरकार सिंगापुर नहीं जा पाए। शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। अब बात गुजरात की करते हैं, जहां पूरी तरह शराबबंदी का दावा किया जाता है, वहां जहरीली शराब पीने से अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। गुजरात सरकार का इसको लेकर कहना है कि पुलिस इस मामले में 10 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करेगी। गुजरात से सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात के बोटाद में रहने वाली मनीषा बेन की चीखें सीना चीर देने वाली हैं। 25 साल की उम्र में ही मनीषा बेन से पति का साथ छिन गया है। मनीषा की 2 बेटियां भी अनाथ हो गईं। मनीषा बेन के पति 27 साल के भूपत भाई की सोमवार को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। भूपत भाई ने गांव के पास से ही 20 रुपए में देसी शराब खरीदी थी, जिसे पीने के बाद उनकी मौत हुई। हम अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर बोटाद के रोजीत गांव पहुंचे। इस गांव में देशी शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई है। गांव में मातम है, कई चिताएं एक साथ जल रही हैं। एक ही भाई था आपका? एक ही बेटा था। हाँ, अकेला बेटा था, अकेले वही कमाने वाला था? अकेला वही कमाने वाला था, अब कोई नहीं है कमाने वाला। कोई कमाने वाला नहीं। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? क्या करे अब, पता नहीं हम अब क्या करें, कौन कमाएगा और कैसे हमारा गुजरान चलेगा, और ये छोटे छोटे बच्चे को कैसे बढ़ाएंगे, पढ़ना लिखना कैसे करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम हमारा गुजारा हम कैसे चलाएंगे। देश में तो कहा जाता है गुजरात में शराब नहीं मिलती, कि आपके गांव में मिल रही थी शराब? मिल रही थी ना, सब कहने के लिए बंद है, लेकिन कुछ भी बंद नहीं है। रोज यहाँ शराब बेचते हैं, लोग पीते भी है और कुछ बंद नहीं है। सब बोलते हैं कि बंद है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बाबू था, ये आपका बेटा था? हमारा घर नो मोब्स कमाओ दीकरो तो इससे भैया जो हमें हम निराधार थे। आपका बेटा था, कमाता था? आपका ही बेटा था? आपका बेटा कमाता था, हमें हम निराधार थे। जैसे ना बछड़ा चीरे थे, वो मोटा कर। छोटे बच्चे थे उनके? मेरा बच्चा का है ही।
આ સરકાર અમારું નો જોઈ બાપા અમારી પડદા થમકીને બોલાવી નાખી કોરોનામાં અડધી દુનિયા બોલાવી નાખી। रोजित गांव के लोगों का आरोप है कि यहां सरेआम शराब बिक रही थी और पुलिस वाले भी इसमें शामिल थे। रोजित गांव के सरपंच हमें वो चिट्ठियां दिखाने लगे जो वो मार्च से लगातार प्रशासन को लिख रहे थे कि उनके गांव में सरेआम देसी शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन गुजरात पुलिस इस चिट्ठी पर अपनी आंखें मूंदे रही और ये हादसा हो गया। ये लेटर लिखने के बाद वो बोल रहे हमने रेड की, तो वो रेड की होती और शराब पकड़ी होती तो आज ये नहीं हुआ होता। और ये होने के बाद अभी तो मुझ पर इतना प्रेशर आ रहा है कि मुझे दबाने की बात हो रही है और मुझे लगता है शायद कोई उल्टा सीधा केस करके मुझे अंदर भी डाल सकते हैं। सरकार उनकी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये 4/3 को पत्र लिखा है PSA 4 मार्च को। हाँ, देखिए 4 मार्च को पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। रिसीविंग भी है, उन्होंने रिसीव भी किया है। और इसके बाद भी लिखा है आपने लेटर? इसके बाद भी मैंने लिखा है, इसके बाद मैंने SP साहब को लिखा है और संकलन की मीटिंग में भी लिया है। बोटाद, भावनगर और अहमदाबाद ग्रामीण में मिलाकर अब तक 49 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब भी 3 जिलों के अस्पतालों में 100 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में भर्ती हैं। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जहरीली शराब बेचने और बनाने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोटाद के अलग अलग गाँव में कुछ छोटे शराब विक्रेताओं ने मिथाइल अल्कोहल में पानी मिलाकर नकली शराब बनाई थी जो बेहद जहरीली होती है। उन्होंने 20 रुपए पाउच के हिसाब से उसे गांव वालों को बेचा। ये केस में भी गुजरात पुलिस ने एक अधिकारियों की टीम के माध्यम से ये तय किया है कि मात्र 10 दिन के अंदर ये चार्जशीट हम फाइल करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सभी परिवारों को न्याय दिलाने की कामगिरी करेंगे। गुजरात सरकार ने इस बड़े हादसे के बाद अहमदाबाद ग्रामीण और बोटाद के SP को हटा दिया है, साथ ही 10 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया है। ये जो आप पाउच देख रहे हैं पॉलीथीन के, इन्हीं में ही भरकर देशी शराब यहाँ बेची जाती है और इनमें देखेंगे कि ना कोई ठप्पा लगा हुआ है और ना कोई निशान है ताकि पकड़े ना जाएं। और सोचिए वो अंधा ही होगा जो ये ना जान पाए कि गुजरात पुलिस को पता ही नहीं था कि पूरे गुजरात के गांव में देसी शराब का ये काला कारोबार चलता है। और खुले में देखिए कैसे ये पैकेट पड़े हुए हैं और इसकी जानकारी भी हमें किसी पुलिस वाले ने नहीं दी कि यही पैकेट हैं जिनमें भरकर देसी शराब बेची जाती है। गुजरात में सहयोगी महेंद्र प्रताप और संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।